आज जो शुभेंदु अधिकारी जी का ये बयान आया कि ये हिंदुओं को बचाने का चुनाव है, हिंदू आज रो रहा है। नेहा जी, आप मुझे बताइए कि इतना सेंसिटिव माहौल है, ऐसे में क्या ये बयान आज देना सही लगता है आपको? आपको नहीं लगता इससे भावनाएं भड़क सकती हैं? आपको नहीं लगता कि इससे माहौल खराब हो सकता है? देखिए, जिस बंगाल में लगातार ममता दीदी के द्वारा तुष्टीकरण किया जा रहा था, जहां पर माँ की पूजा से रोक दिया जाता था और दूसरे कार्यक्रमों के लिए अनुमति पूर्व में मिल जाती थी, क्या हमने नहीं देखा है? ये वाकई में घुसपैठियों को उनका पालन पोषण करके जिस तरीके से ममता जी तुष्टीकरण को आगे बढ़ा रही थी और जो हिंदू है उसके अधिकारों को मारा जा रहा था, ये उसका चुनाव है। और शुभेंदु जी ने जो कहा है वो वहां के जन जन की आवाज है, क्योंकि आपके रिपोर्टर, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी लगातार यही दिखा रही है कि जिस तरीके से हिंदुओं का हकों का हनन हो रहा था, आज वो सब बाहर निकल कर आए हैं। आज पश्चिम बंगाल बाहर निकल कर आया है कि उन्हें विकास की राजनीति करनी है, उन्हें समृद्धि की राजनीति करनी है, उन्हें सुरक्षा की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण से बचाव चाहिए, उन्हें सिंडिकेट से बचाव चाहिए, उन्हें गुंडागर्दी से बचाव चाहिए। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आज जनता इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आ रही है और आप हम सब लगातार अपील भी कर रहे हैं कि इस मतदान के महापर्व में जो भी अब तक नहीं निकल कर आया है, मुझे नेहा जी बस एक बात बता दीजिए, क्या ये बयान तुष्टीकरण नहीं है? जिस बयान का मैं क्या ये तुष्टीकरण नहीं था? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब सबके साथ सबका विकास की बात करती है तो उसमें सभी को लेके चलती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बयान से नहीं लगा नेहा जी, बयान से नहीं लगा। को मारकर, जब आप अधिकारों को मारकर एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं, जब आप दुर्गा पूजा से रोकना चाहते हैं, जब आप घुसपैठियों को घुसाना चाहते हैं, तो स्पष्ट तौर पर बोलना पड़ेगा, और क्यों नहीं। ठीक, मैं सुमित मल्होत्रा जी के पास जाऊंगी। सुमित जी, आप पे आरोप तो बीजेपी लगाती ही रहती है, लेकिन क्योंकि मैं भी खुद जमीन पर और खास तौर पे अभी फिलहाल उत्तर बंगाल में जाकर आई, तो ये मैंने महसूस किया कि वहां पर लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते थे, महिलाएं खुलकर बात नहीं करना चाहती थी। वो ये मानती हैं कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो चुनाव के बाद हमसे उसका बदला लिया जाएगा। और ये मैं की सुनी बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं फील्ड में मौजूद थी और मैंने वहाँ ये महसूस किया कि बहुत डर है। ऐसा लगता है कि अगर इस चुनाव में कुछ टीएमसी के लिए ऊंच नीच हुई तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप लोगों का डर और हिंसात्मक राजनीति की वो नैरेटिव या तस्वीरों की वजह से होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आपके मना करने से नहीं होता ना सुमित जी, मैं तो ग्राउंड रिपोर्ट बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद जाके आई हूँ। अरे आप लोग मैं बता तो रहा हूँ कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो चाटुकारिता पे लगे हुए हैं मोदी जी के लिए। करते रहिए। तैयारी नहीं करके आए सुमित जी, आज आप तैयारी करके आना चाहिए था। आज चुनाव के दिन तो तैयारी करिए, चैनल पे थोड़ी फोड़ते रहेंगे। कुछ नया लेकर आइए, कांग्रेस की तरह क्यों एक्टिंग करने लग जाते हैं? नया लेकर आइए कुछ। हम कांग्रेस की तरह नहीं कर रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि असलियत दिखाइए, कि देश की जनता को मीडिया से असलियत चाहिए कि देश में हो क्या रहा है। आप लोग कभी मणिपुर के ऊपर आपने एक सवाल, आपने हिंसा के ऊपर सब कुछ पूछ लिया, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछ लिया कि उन्होंने कहा साहब हिंसा हो रही है, जो चीजें होती थी, सिंडिकेट होता था, तो उन्होंने बंगाल को लेकर के सब कुछ बता दिया। पर मणिपुर आज 3 साल से जल रहा है, अभी भी जल रहा है। आपने वो नहीं बताया कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट वहां पे जाकर के करी हो, जिस तरीके से माँ बहन बेटियों को मारा जा रहा है, वो आप कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर वो बोल देंगे तो चैनल के ऊपर उंगली उठ जाएगी, मोदी की तरफ से नोटिस आ जाएगा कि आपने ये चीज पूछी क्यों हमारे प्रवक्ता से। ये हकीकत है। मैं जितनी बार बैठता हूँ मैं ये कहता हूँ, मणिपुर भी देश का हिस्सा है। वहां पे मुझे बताइए, आज वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, मुझे लगता है उसी पे बात होनी चाहिए। मणिपुर की चर्चा किसी और दिन होनी चाहिए। काश आप तैयारी करके आते तो आप वेस्ट बंगाल पे भी बात करते। आज वेस्ट बंगाल पे चुनाव हो रहा है तो मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में पे बात होनी चाहिए। तो आप वेस्ट बंगाल पे भी बात करते। और अगर मैं असली तस्वीर आपको बता दूं तो राष्ट्रपति शासन लग चुका होता मणिपुर की तरह। अगर वहां की असली तस्वीर मीडिया ने दिखा दी होती, टीएमसी के हालात, गुंडागिर्दी, तो राष्ट्रपति शासन कब का लग चुका होता। टीना करमवीर जी, आपने बंगाल में जी, अरे नहीं, टीना जी, कितनी तैयारी है आपकी कांग्रेस की जमीन पर? इस बार क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है आपकी? देखिए, हमारी तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन एक्टिंग तो चुनाव आयोग कर रहा है। सबसे बड़े एक्टर तो चुनाव आयोग है ना वहां पर। अभी कोई विपक्ष के नेता बोल देते तो किस तरीके से नोटिस पहुंच जाता। चुनाव आयोग का काम खत्म हो गया, परफॉर्मेंस की बात शुरू हो गई। परफॉर्मेंस चुनाव आयोग का काम जो है ना,
चुनाव आयोग का काम तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक बना रहता है। इतनी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चहल-पहल नहीं होती है जितनी चुनाव आयोग किया। किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को कहते हैं गेट लॉस्ट, क्योंकि वो हार इस रहा तरीके के बयान है चुनाव आयोग के। ये चुनाव आयुक्त है इस देश में। टीना जी, सुमित जी, मैं आपके पास आई थी, उस समय आपके पास बंगाल पे बात करने के लिए कुछ नहीं था, मुझे टीना जी से बात करनी थी। टीना जी, मुझे ये बताइए कि नॉर्थ बंगाल का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है आपका? देखिए, हमारी पार्टी का तो अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, इस देश में साफ हो चुका है कि किसके दम पर ये चुनाव आयुक्त जो है डांस कर रहे हैं, गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के इशारों पे नाच रहे हैं। आज क्यों हमारे नेताओं के यहाँ नोटिस भेज रहे हैं? क्यों बीजेपी के नेताओं के यहाँ नोटिस क्यों नहीं भेज रहे? कैसे कैसे बयान दे रहे हैं वो? क्या उनको छूट मिली हुई है? उनको आजादी है ये सब करने की, देश में हिंसा फैलाने की आजादी है, लेकिन हेमंता के यहाँ नहीं भेजेंगे क्योंकि उनको डर है, क्योंकि वो उनके नेता है, उन्हीं को जिताने में लगे हुए हैं। तो हम तो कहेंगे ना भाई, ये जो लगातार हम 27 लाख वापस लौटूंगी आपके पास। दिनेश जी, दिनेश सिंह जी, ये तमाम हमने बयान बता दिए, शुभेंदु अधिकारी जी के भी। टीएमसी के हालात किसी से छुपे नहीं हैं और कांग्रेस परफॉर्मेंस पे बात कर नहीं रही है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? जी, आप सभी को प्रणाम आदित्य जी। देखिए, आज चुनाव का दिन है तो विषय जिस चुनाव का है तो चुनाव के बारे में बात करनी चाहिए। बंगाल में इन्होंने क्या किया उसके बारे में बात करनी चाहिए। आगे मैनिफेस्टो अपना जो है उसके बारे में बात करनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें भाजपा ये मना रही होगी कि किसी तरीके से वोट शेयर जो है कांग्रेस का बढ़े, क्योंकि पिछली बार का जैसे कि सेम अगर हम लोग मतलब चरण की अगर बातचीत करें तो जैसे कि मतलब ये मान के चलें कि मेजोरिटी जो सीट थी 77 में से, उसमें से ज़्यादा जैसे कि मतलब जो सीट जैसे मिली थी भाजपा को पिछली बार, तो वो इसी चरण में मिली थी। और इसमें जैसे कि कांग्रेस का जो मतलब वोटिंग प्रतिशत था वो करीब करीब था मतलब 3% के आसपास, और जैसे भाजपा का था वो 37 पॉइंट कुछ % था, और टीएमसी का करीब 48% था। अब ये मान के चले कि अगर यही वोटिंग परसेंट जैसे कि इस बार अगर बढ़ के अगर कांग्रेस का 7-8% अगर पहुंच जाता है तो ये मान के चले क्लियर 100% पूरे तरीके से, और वो पूरा फायदा जो देगा तो भाजपा को देने का काम करेगा। तो इनको अपने तरीके से मुझे लगता है कि टीएमसी के जिस तरह के प्रवक्ता बात कर रहे थे या जिस तरीके से मतलब अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता बात कर रही थी, तो पार्टी पे ध्यान देने का काम करना चाहिए। बूथ पे नीचे क्या करना चाहिए, तो बूथ पे मेहनत करें, इतनी जो मेहनत यहाँ पे की जा रही है तो बेटर रहेगा। बाकी अदरवाइज मुझे लगता है कि अपने तरीके से अपनी पार्टी के ज़्यादा अच्छे संरक्षक और मतलब पालक बन के काम कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर किया रास्ता है जो मुझे लगता है। संजय कृष्णा जी, 2 मुद्दे बता दीजिए आप मुझे। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ, जिस तरह से टीएमसी और कांग्रेस चैनल को गरियाने में एकजुट हो जाते हैं, ये फील्ड में एकजुट क्यों नहीं होते? वेस्ट बंगाल में मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? यहाँ चैनल को ब्लेम करने के लिए दोनों सुर में सुर मिला लेते हैं, लेकिन जब बात आती है जनता के मुद्दों में सर मिलाने की, तब आप लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। संजय जी, मुझे तो इतना बता दीजिए, जो ये महिला आरक्षण संशोधन जो गिरा है जी, उसका इम्पैक्ट होगा पश्चिम बंगाल चुनाव में? बिल्कुल इम्पैक्ट होगा, क्यों नहीं इम्पैक्ट होगा। महिलाओं के साथ जो हुआ है उसका इम्पैक्ट 100% होगा। महिलाएं इस बात से नाराज तो कहीं ना कहीं है ही ना, कि जो चीज उनको पहले 2034 में मिलने वाली थी, अगर बीजेपी उसको 2029 में लागू करना चाहती थी तो आप लोगों को क्या दिक्कत थी उससे? आप लोगों ने, ममता बनर्जी पहले इसके साथ थी, राहुल गांधी ने कैसे ममता बनर्जी को कन्विंस किया और उनको पीछे किया है, ये एक अलग खेल चला है। तो देखिए, जो महिला बिल का अभी जो पास नहीं होना है, इसका कहीं ना कहीं चुनाव पे असर तो दिखेगा। महिलाएं जो इस चीज से अपने हक से वंचित रही हैं, उसका कहीं ना कहीं असर वो इस चुनाव में आपको 100% दिखाएगी। आप वास्तव में मानते हैं, मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन आप वास्तव में मानते हैं कि ये संशोधन के बाद महिलाओं का उत्थान होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता? देखिए, नहीं, महिलाओं का, अगर महिलाएं आरक्षित होकर संसद में पहुंच गई, महिलाओं की आड़ में कुछ और होता, पता ही नहीं। आप इसको अगर इसकी गहराई में विश्लेषण करना चाहेंगे तो बहुत दूर तक चले जाएगी बात। फिलहाल ये है कि इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली महिलाओं का बेनिफिट 100% था। उसके बाद अगर किसी पार्टी का बेनिफिट हो रहा है तो उसमें कुछ गिरोज नहीं है। इसमें तो मैं ये भी एक लाइन जोड़ देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आज की डेट से ही सारी पार्टियों को, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी कोई भी हो, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में डाले कि अगर हम 100 कैंडिडेट खड़े करें उसमें 33 महिला खड़ी करेंगे। यहां से शुरुआत करें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। किसी राज्य में चुनाव जीता जाए तो यही माना जाएगा कि वहां रह रही पूरी जनता का विकास हो एक साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात करते हैं कि हिंदू रो रहा है, हिंदू असुरक्षित है। ऐसे में इस चुनाव में उतरना आपको क्या माहौल नजर आता है? देखो आदित्य नागर जी, आपको ये बात बहुत जरूरी जानना भी होगा और आप जानते भी हैं, हिंदू असुरक्षित है या दिक्कत है वो तो सामने है ना। अब कौन भूल सकता है पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति हिंदू की है।
तो उसकी चर्चा क्यों ना हो, और भारतीय जनता पार्टी चर्चा क्यों ना करे, क्योंकि जरूरत है, किसी के साथ खड़ी है, पक्षी और विपक्षी जरूरत पड़ अच्छा, है तो बस कि वो साथ इतना देना बता चाहिए। दीजिए, सबका साथ सबका विकास की टैगलाइन को थोड़ा बदल देना चाहिए फिर। नहीं नहीं, ऐसा हिंदू नहीं का है। साथ, नहीं, हिंदू का विकास। नहीं, ये नहीं है, जो पीड़ित है उसके साथ की बात चल रही है, वो पीड़ित की बात चल रही है, उसमें पीड़ित कोई भी पक्ष हो सकता है, वहां पर पीड़ित है, अगर वो हिंदू पीड़ित है तो हिंदू की बात तो की गई है। वो जो आपके सामने जो बिल आया था, जो सीए और एनआरसी आया था, कि विदेशों में भारत से बाहर जो अल्पसंख्यक पीड़ित था वो यहाँ आना चाहता है, उसके लिए रास्ते खोले। उस समय भारत के मुसलमान बड़ा दुखी थे इस बात से। अरे भाई, उससे तुम्हें दिक्कत क्या थी? मुसलमान को तो कोई नुकसान नहीं था। और यहाँ स्थिति क्या है, यहाँ के हिंदू को दिक्कतें आ रही है अगर पश्चिम बंगाल में, तो उसकी जवाबदेही है, सरकार में बैठे उसकी भी है और विपक्ष की भी है, चाहे वो बंगाल के मुख्यमंत्री हो, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के जो पीड़ित हैं उनका सहारा बने। भारत के जो विपक्ष में नेता बैठे उनकी जिम्मेदारी बनती है, और जो सत्ता बैठे भारत सरकार में उनकी भी जिम्मेदारी बनती ठीक है है।